नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक मैथमेटिकल प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि क्यों मैक्सिमम जो क्रिप्टो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि क्रिप्टो में आपका ज़्यादातर पोर्टफोलियो बिटकॉइन या इथेरियम में होना चाहिए, या फिर कुछ लोग तो यहाँ तक ये भी कह देते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपका जो मेन एम है वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन या इथेरियम जो है अपने पास कलेक्ट कर पाओ, और बाकी कॉइन्स में ट्रेड करने का एकमात्र जो रीज़न है वो यही है कि आप बिटकॉइन या इथेरियम कलेक्ट कर पाओ या उन कॉइन से ज्यादा बिटकॉइन या इथेरियम ले पाओ। कहने का मतलब क्या है, मैं थोड़ी देर में अभी समझाता हूँ आपको। यहाँ पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस चीज को। पहले मैं मैथमेटिकली प्रूफ करूंगा आप लोगों के सामने कि ये जो चीज है वो मैथमेटिक्स भी यही कहती है। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल से मेरा एम, जो मेन उद्देश्य है मेरा इस चैनल का, वो यही है कि मैं मैथमेटिक्स आपको दिखाऊं कि ट्रेडिंग के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर मैथ्स किस तरीके से काम करती है, बजाय कि कुछ टेक्निकल ड्राइंग्स के। टेक्निकल ड्राइंग्स भी मैं करता हूँ, नो डाउट, एनालिसिस भी मैं करता हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स प्लस टेक्निकल्स थोड़ा सा ज्यादा बिलीव होता है जब दोनों चीजें एक साथ काम करती है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर निफ्टी 50 जैसा एक इंडेक्स होता तो वो इंडेक्स कैसा होता। और इसमें थोड़ा सा इस वीडियो को बहुत जल्दी मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो इस चीज में एक मॉडिफिकेशन है, वो आपके लिए होमवर्क है। वो होमवर्क आप लोगों को करना है, तो वो मैं बताऊंगा आपको। तो अगर निफ्टी 50 जैसा इंडेक्स होता कैसा होता, चलो इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो निफ्टी 50 की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं कि थोड़ा सा ये वाला जो है कलर सही नहीं लग रहा मुझे, इसमें चीजें दिख नहीं रही हैं। काम करते हैं, एक बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड के साथ जाते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 50 की कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को समझते हैं। ठीक है, तो चलो कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। पहला जो कैरेक्टर है निफ्टी का, जो मुझे लगता है, मैं चाहूंगा आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करो और खुद से सोचिए पहले कि निफ्टी 50 से आप क्या कैरेक्टरिस्टिक समझते हो, क्या ऐसा लगता है अच्छा जिन्होंने निफ्टी को बनाया होगा क्या सोच के बनाया होगा। एक बार पॉज करो। चलो, सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है कि निफ्टी जो है वो टॉप 50 कंपनीज है। यानी इससे हमें एक चीज पता चलती है कि अगर हमें कोई इंडेक्स बनाना है निफ्टी जैसा, तो हमें सिर्फ टॉप वाले के साथ रहना है, जो बेस्ट है उसके साथ रहना है। अच्छा, निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज हैं और स्टॉक मार्केट बहुत सालों पुरानी है, लगभग 5,000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज है उसके। अगर उसके कंपैरिजन में बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी में भी कॉइन्स हैं लगभग 5,000 से ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्रिप्टो नया है अभी, बहुत से लोगों के लिए ये नया स्पेस है। हालांकि इसकी जो फाउंडेशन थी क्रिप्टो करेंसी की या क्रिप्टोस की, वो थी 2008 में। जैसा कि एक बात कही जाती है दोस्तों कि एवरी रिसेशन, इन एवरी रिसेशन देयर इज वन इकोनॉमिक बूम। मतलब हर रिसेशन में, किसी भी टाइम जब रिसेशन आता है, तो वहां पर एक कोई ऐसा फील्ड या एक कोई ऐसा फेज जरूर आता है, कोई सेगमेंट, कोई सेक्टर ऐसा जरूर आता है जो नया डेवलप होके आता है, नया निकल के आता है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटीज, ये सब भी किसी रिसेशन के ही आए हुए हैं। तो अब बात करते हैं कि टॉप 50 कंपनीज तो हम समझ गए, लेकिन क्रिप्टो में टॉप 50 तो नहीं ले सकते हम। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि क्रिप्टो पहला तो नया स्पेस है, दूसरा उसमें ज्यादातर जो कॉइन्स हैं दे आर पंप एंड डंप। ज्यादातर, अगर ज्यादातर मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट में, ज्यादातर केसेस में जब आप क्रिप्टो के चार्ट्स वगैरह खोल के देखोगे, और लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात कर रहा हूँ, वीकली या मंथली चार्ट्स, तो आप देखोगे कि वो चार्ट्स ऐसे हैं कि ऐसे क्रिप्टो ऊपर जाता है, फिर ऐसे नीचे आता है, फिर ऐसे ऊपर जाता है, फिर ऐसे नीचे आता है। तो इस तरीके से कोई एसेट, और इसका अगर मीन आप बनाओगे, एक इसको स्ट्रेट लाइन से एक मीन बनाते हैं कि मीन इसका कितना बढ़ा, तो वो इतना ही बढ़ा। मतलब यहाँ से बढ़ा बस इतना ही है, लेकिन ये ऐसे 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 जो होता है। और लोग, मैक्सिमम लोग कहाँ पे फंसते हैं इसमें, क्रिप्टो करेंसी के केस में मैक्सिमम लोग फंसते हैं, या सॉरी, मैक्सिमम लोग इस रीजन में या इस रीजन में ही अंदर जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक पेसिमिज्म आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म आ जाता है। तो चलो बात करते हैं आगे। तो टॉप 50 कंपनीज के होती हैं, तो हम यहाँ पे कुछ कम कंपनीज लेंगे, लेकिन अपने हिसाब से नहीं डिसाइड करेंगे, देखते हैं कैसे डिसाइड करते हैं। उसके साथ ही हमें एक और चीज पता है कि निफ्टी 50 के अंदर सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज ही होती हैं। और उसके साथ हमें एक और चीज पता है कि निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनीज हैं वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेस पे होती हैं। तो यहाँ पर होमवर्क आपका यही है, बताता हूँ क्या। ठीक है, तो निफ्टी 50 की जो कंपनीज है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे नहीं होती हैं, बल्कि फ्री फ्लोट के बेसिस पर होती हैं। मतलब कितने शेयर्स फ्लोटिंग है मार्केट में। अब इसका एक टर्म होता है जिसको कहते हैं इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर्स। इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों,
इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई शेयर, मान लो अगर जैसे मैं बात करता हूँ किसी भी कंपनी की, टीसीएस की, अगर टीसीएस के 100 शेयर्स है मार्केट में, तो उनमें से कितने शेयर्स ऐसे हैं जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए, और कितने शेयर्स ऐसे हैं जो कि प्रमोटर्स के पास, गवर्नमेंट के पास, या फिर किसी ऐसे जगह पे हैं, मतलब कुछ ऐसे लोगों के पास है जिनका कंपनी में कोई स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर बात हम फंड हाउसेज या म्यूचुअल फंड्स की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात उन लोगों की कर रहे हैं जो एक्चुअली में वास्तव में उस कंपनी से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो वो लोगों की कितनी होल्डिंग्स हैं, और फिर कितने फ्री फ्लोटिंग शेयर्स हैं, कितने अवेलेबल हैं, तो ये समझना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि 0.62 इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर, यानी 0.62 IWF है किसी स्टॉक का, लेट्स से रिलायंस का, तो इसका मतलब ये है कि रिलायंस में 62% जो शेयर्स हैं वो एक तरीके से पब्लिक उसको एक्सेस नहीं कर सकती, वो लॉक्ड है, वो प्रमोटर्स के पास वो पड़े हैं। ठीक है, अब उसमें वो चेंज होता रहता है। ठीक है, प्रमोटर्स अपने शेयर रिलीज कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जो कंपनीज बायबैक करती हैं वो भी कहीं ना कहीं ये करती है। अगर कोई कंपनी बायबैक करती है, मान लो अपने 2% शेयर वो और खरीद लेते हैं, बायबैक करते हैं, तो अब उनके पास 0.64% हो गए, तो उनका आईडब्ल्यू हो गया 0.64। तो अब पब्लिक के पास जो बचे हैं वो बचे हैं केवल केवल कितने, 0.36। ठीक है, तो ये समझना है, ये कहीं ना कहीं सप्लाई डिमांड कुछ की चीजों को डिनोट करता है। तो ये इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर्स, इनको भी यूज करते हैं कहीं ना कहीं निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। राइट, तो अब चलते हैं नंबर 5 के पॉइंट पे, और नंबर 5 का पॉइंट ये है कि निफ्टी 50 इंडेक्स के केस में रीबैलेंसिंग जरूर होती है। तो रीबैलेंसिंग भी करनी है आपको। ठीक है, ये चीजें मुझे लगता है जो कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर है निफ्टी का, और रीबैलेंसिंग के केस में एक चीज ध्यान देता है निफ्टी की, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसको नहीं निकालता। हम लोग गलती क्या करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स में, अपने ट्रेडिंग में, गलती क्या आप लोग करते हो, जो विनर्स हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट बुक करते हैं, जो लूजर्स हैं उनको होल्ड करते हैं, या फिर क्रिप्टो में होल्ड नहीं कहते हैं, एक्चुअली क्रिप्टो में कहते हैं होल्ड। ठीक है, और क्रिप्टो वाले लोगों को कहते हैं हॉडलर्स। तो ये गलती हम लोग करते हैं, तो निफ्टी ये गलती कभी नहीं करता। आप देखो तो निफ्टी जो अच्छी परफॉर्मिंग कंपनीज हैं उनको निफ्टी ने स्टार्ट से ही रखा हुआ है, लगभग 10 12 14 कुछ ऐसी 10 से 14 के बीच में कुछ कंपनीज हैं जो स्टार्ट से ही निफ्टी के अंदर है। तो निफ्टी कभी वहां पे प्रॉफिट बुक नहीं करता। ये चीज ध्यान रखनी कि निफ्टी नेवर बुक्स प्रॉफिट अनलेस इट हैज अ बेटर अपॉर्चुनिटी। तो वहां पर जब बेटर अपॉर्चुनिटी निफ्टी के पास आती है तो वो ये भी नहीं देखता कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आपको भी अगर देखो इन्वेस्टमेंट करना है ना दोस्तों, इसी तरीके का मैकेनिकल ब्रेन आपको चाहिए, एक रोबोट वाला आपको ब्रेन चाहिए, एक इमोशनलेस ब्रेन चाहिए आपको। ऐसा ब्रेन चाहिए कि भाई पैसा भले ही मेरा लगा है, लेकिन मुझे ये सोचना है कि नहीं मेरा पैसा नहीं लगा है। मुश्किल होता है क्योंकि भाई अपना पैसा है, मेहनत का पैसा है। ठीक है, तो इमोशनल तो कैसे नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वहां पर ध्यान रखना है कि निफ्टी क्या करता है, प्रॉफिट बुक कभी नहीं करता। कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आती है, कोई बेटर स्टॉक आता है, जैसे अभी रिसेंटली कुछ स्टॉक्स जैसे एसबीआई कार्ड वगैरह इंक्लूड हुआ, अभी टाटा कंज्यूमर शायद इंक्लूड होगा। तो इस टाइप की चीजें जब होती हैं तब निफ्टी वहां पे देखता नहीं है। राइट, तो ये चीजें कुछ ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके साथ कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो निफ्टी के अंदर नहीं, लेकिन बाकी जो इंडेक्सेस हैं उनके अंदर हैं। तो बहुत डिटेल अभी नहीं मैं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग रिसर्च करिए, क्योंकि सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। रिसर्च करिए और समझिए। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत सिंपल बात दिखाता हूँ, एक बहुत सिंपल चीज दिखाता हूँ। ये जो क्रिप्टो पोर्टफोलियो है, बेसिकली इसमें हाँ, क्रिप्टो की थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर। देखो क्रिप्टो के अंदर जैसे हम स्टॉक्स में लार्ज कैप्स, स्मॉल कैप्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, वैसे ही क्रिप्टो में भी एक क्लासिफिकेशन होता है। तो कैसे होता है क्लासिफिकेशन, इसकी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमारे लार्ज कैप्स आते हैं जो कि 10 बिलियन, इसको मैं शॉर्ट में बीएन लिख देता हूँ। ठीक है, 10 बिलियन डॉलर्स के ऊपर जो भी क्रिप्टोज होते हैं उनको हम यहाँ पे चलो फुली लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। ठीक है, तो ये जो क्रिप्टोज हैं इनको हम कहते हैं लार्ज कैप्स। उसके बाद आते हैं मिड कैप्स। मिड कैप्स किनको कहा जाता है, मिड कैप्स उनको कहा जाता है जिनका मार्केट कैप 1 बिलियन डॉलर से ऊपर है। ठीक है, और स्मॉल कैप्स फाइनली आते हैं जिनका मतलब बाकी सब। अब स्मॉल कैप्स के बाद में कोई माइक्रो कैप या पेनी कैप यहाँ पे नहीं होता। स्मॉल कैप्स के बाद में यहाँ पर बाकी सभी आ जाते हैं जिनका भी 1 बिलियन डॉलर से नीचे है। तो अगर क्रिप्टो में आप देखोगे तो यहाँ पर
लार्ज कैप्स लगभग 18 हैं। अब ये थोड़ा चेंज होता रहता है क्योंकि कुछ जैसे थीटा वगैरह कुछ लार्ज कैप्स हैं, अभी मैं दिखाता भी हूँ आपको। ये नीचे वाले जो लार्ज कैप्स हैं, ये थीटा वगैरह, सॉरी यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये जो लार्ज कैप्स हैं ये एक्चुअली में लगभग 10 है, ये एक्चुअली 9.8 9.6 ऐसे इसी में रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो तीन है, ईटीसी, ईओएस और थीटा, ये कभी निकलते रहते हैं कभी आते रहते हैं। तो दे आर वेरी, क्या कह सकते हैं, ब्रूटल है काफी, ठीक है, काफी ज्यादा वॉलेटाइल है क्रिप्टो मार्केट। तो यहाँ पर अब एक चीज और देखनी है आपको क्रिप्टो स्पेस के अंदर कि आपके पास स्मॉल कैप्स कितने हैं। देखो स्मॉल कैप्स की संख्या यहाँ पे है 5,000 से भी ज्यादा। जो मिड कैप्स की संख्या है वो यहाँ पर है लगभग, मैं कहूंगा लगभग 100 कह सकते हो, लगभग 100 तक मिड कैप्स ही है यहाँ पर। और उसके बाद लार्ज कैप्स 18 है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि निफ्टी सिर्फ लार्ज कैप से फोकस करती है, तो इसका मतलब पहला पॉइंट हमें ये समझ आता है कि हमें सिर्फ लार्ज कैप्स ही लेके जाना है आगे। ठीक है, तो यहाँ नहीं, हमारे पास चॉइस करने के लिए कुछ है नहीं ज्यादा, बस 18 ही कंपनी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि इन 18 कंपनियों में मैंने इसकी लिस्ट बनाई पहले और मैंने इसको फिल्टर करने की कोशिश किया। थोड़ा सा मैंने मंथली चार्ट्स पे मूविंग एवरेजेस को देखने की कोशिश किया कि मतलब कौन सी मूविंग एवरेजेस ये सही से सपोर्ट करती है। लेकिन एक्चुअल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आई, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज के साथ क्या है कि उनका मंथली चार्ट ही आप खोलोगे तो वहां पे मूविंग एवरेज बन ही नहीं रही है। तो इसलिए इन चीजों को मैं समझ नहीं पाया अच्छे से। तो मैं आपको इन चीजों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक्सआरपी को देख रहा था, तो इसका अगर मंथली चार्ट देखो तो मैं 20 ईएमए, 100 ईएमए, 50 ईएमए, 200 ईएमए देखना चाहता हूँ, लेकिन इसका मंथली चार्ट यहाँ पे शुरू होता है 2018 से। तो अब इसमें 20 ईएमए है और इसके बेसिस पे हम कुछ नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे लगभग आया आसपास, अब कुछ कह ही नहीं सकते इस पे। ठीक है, क्योंकि आपके पास इनफ डेटा ही नहीं है। जैसे अगर डॉज पे भी मैं जाता हूँ, अगेन इट हैज ओनली द 20 ईएमए, बस मुझे एक चीज दिखी कि 20 ईएमए के पास आके फट गया। ठीक है, ऊपर जा रहा था, रिटेस्ट किया, 20 ईएमए के पास आके फट गया और उसका कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि अब 20 ईएमए इतनी दूर है, तो या तो भाई जो इलॉन भाई साहब ने कहा है कि डॉज 0.01 आ जाए, है ना, तो उसके आसपास आ जाए तो ये 20 में वापस आ जाएगा। नहीं तो भाई क्या बोले, मतलब समझ रहे हो ना कि जब डेटा ही हमारे पास नहीं है इन कंपैरिजन टू स्टॉक्स, स्टॉक्स का सालों का डेटा अवेलेबल है, सारे ईएमएस अवेलेबल है, यहाँ पर डेटा नहीं है। तो इसलिए इन चीजों को मैंने समझने की कोशिश की, बट कुल मिला के थोड़ा सा अब ये वर्क इन प्रोग्रेस ही रहेगा। इसको डेटा आएगा तभी देख पाएंगे। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे मार्केट कैप नोट किया। अब देखो आपका होमवर्क क्या है। आपका होमवर्क ये है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ मार्केट कैप को नोट किया हुआ है। आपको इसके साथ एक और कॉलम बनाना है, मैं शीट आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे। कॉलम एक और बनाना है सर्कुलेटिंग सप्लाई का, और उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको नोट करना है सभी की सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, यानी फ्री फ्लोट कितना है। और उसके बाद आपको एक रेशियो निकालना है फ्री फ्लोट और मार्केट कैप का। तो जब आप रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो पता है कौन सा नंबर आएगा, वो रेशियो आएगा ये इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर, यानी IWF। फिर उस रेशियो के हिसाब से आपको ये वेटेजेस डिसाइड करनी है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, अब एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कि बिटकॉइन जो है वो 50% वेटेज आता है, क्योंकि उसका मार्केट कैप लगभग 935 है। और टोटल अगर हम ये बिलियंस में बात कर रहा हूँ मैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो टोटल अगर हम टॉप 18 लार्ज कैप्स की बात करें तो लगभग 1850 बिलियन डॉलर मार्केट कैप है, जिसमें बिटकॉइन का अकेला ही 935 है। उसी के साथ इथेरियम का अकेला ही 441 है, और तीसरे नंबर पे बाइनेंस आता है। ओके, बाइनेंस विच इज एक्चुअली अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि लोग क्रिप्टो के अंदर इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब इतना बड़ा जो डाइवर्शन दिख रहा है ना टॉप के बीच में और बॉटम के क्रिप्टोस के बीच में। अगर बॉटम को देखो, कहाँ 10 बिलियन डॉलर्स और कहाँ 935। तो इसी वजह से वेटेज जो आता है, अगर बीटीसी और ईटीएच का कंबाइन करके देखें तो लगभग 73% वेट आता है, जो कि शायद किसी इंडेक्स के लिए, मतलब टॉप 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स का 73% वेटेज में होना थोड़ा सा लाइक उस इंडेक्स के पूरे कंस्ट्रक्शन को ही बेकार बनाता है। तो कुछ चीजें इसमें की जाएंगी, कुछ चीजें इसमें मैं सोचूंगा। ठीक है, कुछ कैप्स रख सकते हैं, जैसे 50% बिटकॉइन आ रहा है तो इसको 50 ना लेके इसमें कुछ कैप रखने की, यहाँ इससे मैक्सिमम वेट नहीं असाइन होगा इसको। ऐसी ऐसी कुछ आइडियाज हो सकते हैं। बट कुल मिला के आप ये देख सकते हो कि इस हिसाब से जो आपका लाइक अगर इंडेक्स बनता, तो आपका जो इंडेक्स बनता है ऐसा बनता कि आपके ये सारे कॉइन्स होते,
और ये आपका वेटेज होता है जिस वेटेज में आपको ये कॉइन्स लेने होते हैं। तो अगर जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब अगर मैं ये नीचे वाले कॉइन्स देखता हूँ तो इनमें मतलब 0.5 वाले जो है, 0.5% वाले, तो 1 लाख का 0.5% होता है सिर्फ 500 रुपए। अब 500 रुपए से क्रिप्टो लेने का कोई सेंस नहीं बनता, और मुझे लगता है शायद बाइनेंस में अलाउड भी नहीं है, आपको मिनिमम 10 टेथर्स के क्रिप्टोज लेने होंगे। तो मैं कहूंगा कि अगर मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं तो मैं क्या करना चाहूंगा, फिर मैं इन नीचे वालों को शायद अवॉइड कर दूं, शायद हाँ ये 0.97 वाला ठीक है। तो मतलब अगर मुझे मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं तो फिर मैं सिर्फ इन टॉप के 12 ही क्रिप्टोज को लेना चाहूंगा, जिसमें मैं इस वाले में यानी 1% यानी लगभग 1,000, अब इसको राउंड ऑफ करूंगा, या फिर 1130 रुपए भी कर सकता हूँ, क्योंकि भाई क्रिप्टो में तो सबसे बड़ी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी यही है। देखो म्यूचुअल फंड जो हमें स्टॉक्स में चाहिए होते थे वो क्यों चाहिए होते थे, क्योंकि वहां पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी। एक स्टॉक अगर रिलायंस है 2,000 रुपए का चल रहा है, टीसीएस है 3100 रुपए का चल रहा है, तो 3100 रुपए का ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर बिटकॉइन 40 लाख का चल रहा हो, 50 लाख का चल रहा हो, आप 1,000 का बिटकॉइन ले सकते हो फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रैक्शंस में ले सकते हो। तो ये अच्छा है कि आप पोर्टफोलियो की वेटेज अच्छे से मैनेज कर सकते हो। उसी के साथ एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, देखो लार्ज कैप्स की हमने बात कर ली, टॉप 50 की जगह टॉप 18 कंपनीज ले ली, ठीक है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप आपका होमवर्क दे दिया, इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर्स आपको बता दिया, रेशियो निकालना है आपने, रीबैलेंसिंग, देखो रीबैलेंसिंग के लिए भी एक चीज समझनी है यहाँ पे। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 की रीबैलेंसिंग, अब देखो दो अलग अलग चीजें हैं, एक होती है कि 6 मंथ और एक होती है कि क्वार्टर, ठीक है, दोनों ही चीजों को कंसिडर यहाँ पे करते हैं हम। कि जैसे अगर स्टॉक्स की अगर बात करेंगे तो हमें पता है कि इनहेरेंटली जो क्रिप्टो मार्केट है वो स्टॉक से तो ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। तो इसमें अगर हम 6 महीने की या क्वार्टर की रीबैलेंसिंग में जाते हैं तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस रीबैलेंसिंग के अंदर हम, जैसे मैंने आपको यहाँ पे साइकिल दिखाई, हम किस साइकिल में होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है किसी एक पोर्टफोलियो में हम बड़े प्रॉफिट पे बैठे हों और उस टाइम हम रीबैलेंसिंग कर दें, ठीक है, उस टाइम हम रीबैलेंसिंग कर दें, या फिर हो सकता है कि किसी में हम बड़े लॉस पे बैठे हों और उस टाइम हम रीबैलेंसिंग कर दें। अगर बड़े लॉस पे मान लो कि अगर बीटीसी और ईटीएच काफी नीचे आ गए, अब इनकी भी साइकिल्स अलग होती हैं, क्रिप्टो के अंदर एक बुल साइकिल होती है, एक बेयर साइकिल होती है, और इसमें भी कुछ कोरिलेशन होता है, जैसा कि मैंने अभी तक समझा है, वही समझा है कि बीटीसी जनरली ईटीएच को लीड करता है, यानी बिटकॉइन जनरली इथेरियम को लीड करता है, और जब बिटकॉइन गिरता है तो सारे क्रिप्टोस गिरते हैं, इथेरियम नहीं गिरता है। जैसे अभी भी आप देखोगे, रुको मैं अभी दिखा देता हूं आपको, यहाँ पर इस बुल साइकिल के अंदर भी अगर आप देखो तो बिटकॉइन यहाँ पर टॉप से गिरा हुआ है, और ये है ईटीएच का चार्ट, ठीक है, कोई यहाँ पे रेड कैंडल्स नहीं है मंथली के चार्ट पे, और बिटकॉइन यहाँ पर पिछले 2 महीने से गिर रहा, ठीक है, और उसी पिछले 2 महीने में इथेरियम देखो क्या कर रहा, यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है, मतलब 3871 कुछ हो गया, डबल हो गया उस 2 महीने में क्या, वाओ। और टॉप भी भयंकर बनाया, ठीक है। तो ये समझना है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि इथेरियम गिरेगा? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ये हर बुल साइकिल में ऐसा ही होता है। जैसे अम, अब अगर मैं बात करता हूं, अब क्या होगा कि जब बीटीसी थोड़ा बहुत गिर जाएगा, मान लो टॉप से 20% 25%, फिर इथेरियम गिरना शुरू करेगा, ऐसा मतलब साइकिल्स कुछ होती हैं, ठीक है, बीटीसी ईटीएच की। तो आप इन चीजों को टाइम तो नहीं कर पाओगे ऐसे, अगर आप 6 महीने 1 साल वेट करोगे तो फिर कुछ भी हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के साथ, तो आप बात समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक और तेज रीबैलेंसिंग चाहिए, मतलब हमें क्वार्टर से भी कम रीबैलेंसिंग चाहिए, मतलब 3 महीने की रीबैलेंसिंग से भी हमारी कम होनी चाहिए। तो क्या किया जा सकता है भाई, मंथली रीबैलेंस किया जा सकता है, या फिर 2 महीने में एक बार रीबैलेंस किया जा सकता है, ठीक है। तो इनमें से अब जो भी चीजें, देखो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देखो, जो भी चीजें आपको सही लगे, राइट। तो मुझे इतनी बात आपसे करनी थी आज की, अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उस माइंडसेट के साथ सोचें जिस माइंडसेट के साथ जो स्टॉक मार्केट के मार्केट एक तरीके से कह लो इंडेक्स मेकर्स हैं, ठीक है, उन्होंने किस तरीके से सोचा है, उस तरीके से एक बार सोचने के लिए उस अप्रोच को एक बार फॉलो करिए, मैथमेटिकल अप्रोच को फॉलो करने की कोशिश करिए, फिर टेक्निकल अप्रोच को उसके साथ जोड़िए, राइट। ऐसा नहीं है कि बस चार्ट बना रहे हैं, ब्रेकआउट देख रहे हैं, ठीक है, नो डाउट मैं मानता हूं कि आपको ब्रेकआउट्स दिख जाएंगे चार्ट पे, यहाँ पे मुझे इस लेवल का ब्रेकआउट दिख रहा है बीटीसी बीटीसी में, ऑब्वियसली इस लेवल का सबको दिख रहा है ना, यहाँ पे हालांकि डबल टॉप होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, 20,000 का ब्रेकआउट किया बीटीसी ने, शानदार, अद्भुत मूव, नो डाउट, वो टेक्निकल में आपको दिख जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स भी वहां पे यूज करिए, कि मैथमेटिक्स आपको ये बताती है कि बिटकॉइन के अंदर आपका 50% पोर्टफोलियो होना चाहिए, और टेक्निकल्स आपको ये बताते हैं कि बिटकॉइन में आपको जो स्विंग में अगर बाई कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो पोजिशनल,
तो भाई आपको 20,200 के ऊपर करना है। मान लो आप इस किसी फेज में मार्केट के अंदर आए होते, तो टेक्निकल्स अगर आपको पता है तो आपको इतना पता है कि यहाँ पर एक हायर हाई बना और फिर एक लोअर हाई बना, तो ये एक नीचे का ट्रेंड जा रहा। ठीक है, इसको अगर एक लाइन बनाता हूं मैं, तो फिर ये कैसी ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन बनेगी। फिर इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ, इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ मंथली के चार्ट पे, अब ऑब्वियसली मंथली का चार्ट आप यूज नहीं करोगे, मैं बहुत सिंप्लिसिटी के लिए दिखा रहा हूँ, बट इस तरीके से आपको समझना है कि यहाँ पर क्या हुआ, लोअर हाई बने, यहाँ पे भी लोअर हाई, जैसे ही ये पैटर्न ब्रेक हुआ और एक ये हाई बना जो हायर हाई था, जो मतलब इस लोअर हाई को वॉयलेट कर रहा था। अब आपको क्या समझ में आया, अब आपको ये समझ में आया कि भाई नहीं, अब यहाँ पर हायर लोज बन रहे हैं, ये लो जो है वो प्रीवियस लो से हायर है और हायर लोज बन रहे हैं, तो आपका ट्रेंड चेंज हो गया। तो इस तरीके से जब आप समझोगे टेक्निकल्स प्लस मैथमेटिक्स, फंडामेंटल्स भी कुछ लोग कहते हैं इन्हीं चीजों को, रेशियोज वगैरह बनाते हैं, तो वो चीजें हैं, राइट। अब मैं फाइनली आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं दोस्तों। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे करने के लिए दो अनाउंसमेंट्स हैं। पहला अनाउंसमेंट तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी आर्बिट्राज की प्लेलिस्ट जो है वो प्योरली मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। थोड़ी सी अगर मैथमेटिक्स आप देखना चाहते हैं, वहां जाके देख सकते हैं, कुछ कोरिलेशन वगैरह से भी चीजें समझाई हुई है मैंने, तो भले ही आप आर्बिट्राज ना भी करते हो फिर भी आपके लिए यूजफुल है। दूसरा अनाउंसमेंट मैं आपके लिए दोस्तों ये करना चाहता हूँ कि हमारा यूट्यूब का ज्वाइन बटन एक्टिव हो चुका है फिर से, जो कि बीच में एग्जाम्स की वजह से मैंने क्लोज किया था, और कुछ चीजों को रिन्यू किया है, कुछ मेंबरशिप लेवल्स को रिन्यू किया गया है। तो उन लेवल्स को एक बार आप देख लीजिएगा, और यहाँ पर जो भी मैंने होमवर्क दिया हुआ है उसी के साथ कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इनमें कंसिडर मैं करूंगा। तो उन फैक्टर्स को मैं इन्वेस्टर्स एंड अबव, यानी इन्वेस्टर्स एंड हायर मेंबर्स के लिए अपलोड कर दूंगा उस एक मेंबर ओनली वीडियो में, तो उसका मैं एक यहाँ पे अनाउंसमेंट दे रहा हूँ। साथ ही साथ क्योंकि मेरे एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं, तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं एक इन्वेस्टिंग का कोर्स शुरू करने वाला हूँ। अब इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग वो लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग होगा। क्या होगा इस समय, ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया हुआ है डिस्कॉर्ड के ऊपर। तो इस और इसी के साथ एक डिस्क्लेमर भी है इसमें, पिंड मैसेजेस में देख लीजिएगा उसको भी, डिस्क्लेमर को भी। ठीक है, बहुत जरूरी चीज है डिस्क्लेमर। तो अब ये कोर्स स्ट्रक्चर हमारा होने वाला है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो अब इसमें टेक्निकल एनालिसिस कहीं भी नहीं है, एक चीज है बस टेक्निकल एनालिसिस में, वो है मूविंग एवरेजेस। तो इन्वेस्टिंग के लिए मुझे लगता है मूविंग एवरेजेस से ज्यादा और कुछ टेक्निकल की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, राइट। तो ये चीजें अगर आपको अच्छी लगती हैं, ये टॉपिक्स अगर आपको समझ में आते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं इन टॉपिक्स का मतलब है सीखना चाहिए, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया रहेगा। याद रखना है कि फ्राइडे यानी May 21 से पहले ही आपको ज्वाइनिंग कर लेनी है, क्योंकि सैटरडे से हम स्टार्ट करने वाले हैं कोर्स को। सैटरडे संडे वीकली क्लासेस रहेंगी, और कोशिश रहेगी कि 1 आवर अ डे रखा जाए जूम पर, मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे हमारी मीटिंग्स हुआ करेंगी। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, क्या आप चाहते हो कि मैं मिड कैप इंडेक्स पे भी एक क्रिप्टो मिड कैप का भी एक इंडेक्स बनाऊं? अब ये जो इंडेक्स है इसको क्या नाम दिया जाए बताओ? इसको क्रिप्टो लार्ज कैप इंडेक्स नाम दिया जा सकता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है। क्रिप्टो लार्ज कैप इंडेक्स, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होंगे, वो आप लोगों के लिए भी पोस्ट कर दिए जाएंगे जो फ्री फ्लोट के बेसिस पे होंगे। लेकिन क्या आप लोग चाहते हो कि मैं क्रिप्टो मिड कैप्स और क्रिप्टो स्मॉल कैप्स के भी इंडेक्स बनाऊं और समझूं वहां पे किन के बड़े वेटेज हैं, वहां पे कौन से बड़े गुंडे हैं, कौन से बड़े डॉन कॉइन्स हैं?